आज एक नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। यूं समझ लो कि इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे आसान टॉपिक कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है उसको एक्युमुलेट करना होता है, इकट्ठा करना होता है। उसको इकट्ठा करने का तरीका या तो यह है कि जॉब वाइज इकट्ठा करते हैं या प्रोसेस वाइज इकट्ठा करते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब वाइज इकट्ठा करते हैं कॉस्ट को, उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग स्टाइल कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेस वाइज इकट्ठा करते हैं कॉस्ट को, उसको प्रोसेस कॉस्टिंग स्टाइल का। अब इसको जरा रियल लाइफ में आकर देखते हैं। रियल लाइफ में मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की, तो दोनों बातें कवर हो रही होंगी वहां पर। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर मिला कि हमें 1000 स्टूडेंट चेयर्स चाहिए, और एक हॉस्पिटल की तरफ से ऑर्डर मिला कि हमें 500 बेंचेस चाहिए। और एक हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला कि हमें 200 फ्रेम्स चाहिए लकड़ी के, जो कि हमने बड़े बड़े जो गमले हैं उनके इर्द गिर्द रखने हैं खूबसूरती के लिए। ये सब फर्नीचर आइटम। उसको 3 ऑर्डर्स मिले। उसने हर ऑर्डर की अलग अलग कॉस्टिंग करनी है ना, ये मालूम करने के लिए कि कौन सा ऑर्डर जो है मुझे क्या कॉस्ट करता है, और उसमें मैं कितना प्रॉफिट मार्जिन शामिल करूं तो सेलिंग प्राइस मेरी बन जाए। अब जो लकड़ी वो यूनिवर्सिटी की चेयर बनाने के लिए खरीदेगा या स्टोर में से जो लकड़ी यूनिवर्सिटी की चेयर बनाने के लिए इशू होगी, उसकी कॉस्ट तो यूनिवर्सिटी की चेयर्स को ही चार्ज होगी ना। फर्ज कर ले एक ही किस्म की लकड़ी है, उसी लकड़ी से यूनिवर्सिटी के बेंच भी बन रहे हैं, सॉरी चेयर्स भी बन रही हैं, हॉस्पिटल के बेंच भी बन रहे हैं, और गार्डन या पार्क्स जो हैं उनके फ्रेम्स भी बन रहे हैं। तो एक ही किस्म की लकड़ी स्टोर से इशू होगी। ज़हन में जरा तस्वीर कशी करते चले जाओ। एक स्टोर, एक कमरा है, वहां से लकड़ी इशू हो रही है। एक वर्कशॉप में चेयर्स बन रही हैं, दूसरी वर्कशॉप में बेंचेस बन रहे हैं, तीसरी वर्कशॉप में फ्रेम्स बन रहे हैं। अब चेयर्स वाली जो लेबर है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्किल्स की है, बेंचेस वाली लेबर डिफरेंट स्किल्स की है, और फ्रेम्स वाली डिफरेंट स्किल्स की है। लेकिन लेबर को जो भी पे किया जाता है वेजेस पे डेबिट किया जाता है ना। वेजेस एंड सैलरीज एक सादा सी हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, वेजेस सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, जिसको हमने थोड़ा सा बड़े होकर पढ़ लिया था कि पे रोल कह दो इसको। पे रोल भले कहते हैं, रहेंगी तो वही वेजेस सैलरीज है ना। तो पे रोल डेबिट कैश क्रेडिट। तो पे रोल का जो डेबिट है उसको अपने 3 जॉब्स के अंदर डिवाइड करना। हॉस्पिटल की जॉब, यूनिवर्सिटी की जॉब, और पार्क्स की जॉब। इसी तरह से ओवरहेड कॉस्ट होगी। अब ओवरहेड कॉस्ट भी कुछ, हमने तो ओवरहेड कॉस्ट सपोजली रेंट वर्कशॉप का, अब उसको एलोकेट करना है ना इन तीनों जॉब्स के अंदर। इसी तरह से कोई सुपरवाइजर, बिजली का बिल, डेप्रीसिएशन फैक्ट्री टूल्स की,
ओवरहेड्स तो वही है ना, कहानी तो बेसिकली वही मटेरियल लेबर ओवरहेड ही है ना, इधर से तो बाहर नहीं कुछ निकलेगा। चेयर बन रही है, वही मटेरियल लेबर ओवरहेड उसके अंदर लग रहा है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में थोड़ा सा एक और स्टेप हम आगे चले जाते हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट पूरी करने के बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं जॉब वाइज, कि जॉब वाइज इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने हमारे शामिल किए जाने चाहिए। फिर टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद मार्कअप या मार्जिन के फार्मूला से, वो आपको मालूम है, अगर मार्कअप है तो सीधा सीधा कॉस्ट का परसेंटेज ले लेंगे, मार्जिन है तो जो आपकी सेल्स है वो 100% है, तो 100 माइनस मार्जिन रेट करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। आप कॉस्ट की परसेंटेज से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास जो होगा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आप करते हैं कि आप डिफरेंट जॉब्स की कॉस्ट को अकुमुलेट करते हैं। अब बजाय ये कहने के मैं इन बातों को दोबारा पीछे लेकर आऊंगा और थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट किस तरह की नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, वो जरा एक नजर देख लें। फर्ज कर लें, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आप यूनिवर्सिटी के लिए चेयर्स बनाने की जॉब है, ठीक है, आपने वो यूनिवर्सिटी चेयर्स की एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाई, उसको एक आप ऑर्डर नंबर दे देंगे, ऑर्डर नंबर 078 फर्ज कर, और वो जॉब ऐसी है जो पिछले महीने से इन प्रोसेस है, तो पिछले महीने जितना मटेरियल लेबर ओवरहेड उसके अंदर खर्च हुआ होगा वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। ऑब्वियस है ना। उसके अंदर इस महीने जितना आपने या इस साल जितना आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड किया शामिल हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। उसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी शामिल कर दें, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि उस जॉब के ऊपर टोटल प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है। आपके पास टोटल जॉब कॉस्ट आ जाएगी। इसकी सेलिंग प्राइस की तरफ अभी नहीं लेकर गया। बड़ा सादा सा नजर आ रहा है ना सारा कुछ। एक बात मैं जरूर यहां पर आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब वाइज कॉस्ट अक्यूमुलेट होती है एंड प्रोसेस वाइज भी। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का अलग से एक टॉपिक पढ़ना है इसके बाद। इसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की मैं अगर एग्जांपल दूं तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर अगर 3 डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहा है तो 3 जॉब कॉस्ट शीट्स बन रही हैं, ठीक है। अब बेटे आ गया। और अगर वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एक ही तरह की चेयर्स बनाता है, वो एक्सपर्ट ही स्टूडेंट्स चेयर का, सिर्फ स्टूडेंट्स चेयर बनाता है एक ही तरह की, तो वहां पर तो वो जॉब वाइज नहीं काम कर रहा। तो उसने चेयर्स बना के इन्वेंट्री में रखी है, जो मर्जी आए खरीद कर ले जाए। तो वहां पर वो क्या करेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग करेगा। उसका एक प्रोसेस है कि लकड़ी काटने का एक प्रोसेस है, उसमें कितनी लेबर इन्वॉल्व, ओवरहेड इन्वॉल्व है, लकड़ी मटेरियल तो इन्वॉल्व ही है। उसके बाद लकड़ी का वो स्केलेटन बनाना है, ढांचा बनाना है, उस पर कितनी मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुई है। फिर उसके बाद उसको फिनिश करना है, कुशन लगाना है या पॉलिश करना है, वो एक डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट या हर प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, और अल्टीमेटली चेयर तैयार होकर फिनिश गुड्स में चली जाती है। इस तरह उसने 1000 चेयर फिनिश गुड्स में रखी हुई जो इस प्रोसेस से गुजर के जा रही है। तो रियल लाइफ में हमें इसकी एग्जांपल नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब कोई मुश्किल बात नहीं हम करने चाह रहे, सवाए इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी। अदरवाइज फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट सिंपल है, आपने उसको ऐड करना है कॉस्ट्स को। अब जैसे यहां पर एक इलिस्ट्रेशन भी देख लो, इसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं किया,
जितनी डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं, बचपन से हमने सीखा हुआ है। उसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल कर ली, हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। उसके अंदर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल कर लिए, हमारे पास टोटल जॉब की कॉस्ट आ गई। इतनी सी बात है, तो कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं करने जा रहे ना। एग्जामिनर मैक्सिमम क्या करेगा, आपको परसेंटेजेस में उलझाएगा। यही कर सकता है ना मैक्सिमम, कि फलानी कॉस्ट की इतने परसेंट है, या इतने टाइम्स ज्यादा है, या इतने टाइम्स कम है। मैक्सिमम ये काम कर सकता है। कोई बात नहीं, उतने एक्सपर्ट हम हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अब ये वो हल्की फुल्की गुफ्तगू है, हल्की फुल्की गुफ्तगू, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है कि इन मैनी केसेस जॉब कॉस्ट इंक्लूड नॉट जस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बट ऑल्सो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात है, उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। लाइक रेंटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हायर्ड, कॉस्ट ऑफ वर्क डन फॉर जॉब बाय सबकॉन्ट्रैक्टर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द जॉब, ठीक है। ये अदर डायरेक्ट कॉस्ट की डायरेक्ट कॉस्ट की क्या पहचान आपने सीखी हुई है, जो ट्रेस हो जाए कॉस्ट यूनिट में। कॉस्ट यूनिट कहते हैं प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट में ट्रेस हो जाए वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो ट्रेस ना हो, बिजली का बिल, मैं नहीं समझता कि बिजली का बिल मैं इस टेबल की कॉस्ट के अंदर ट्रेस कर सकता हूं। सुपरवाइजर एक टेबल को सुपरवाइज नहीं कर रहा, वो तो पूरा महीना टेबल्स को, चेयर्स को, सोफा को, बेंचेस को सुपरवाइज कर रहा है, इसलिए उसको एलोकेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन से रिलेटेड है सुपरवाइजर की कॉस्ट, लेकिन वो डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड नहीं है। कॉस्ट यूनिट में आइडेंटिटी, इसलिए उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि माइट बी एब्जॉर्ब्ड। अब हमने एब्जॉर्ब समझ लिया हुआ कि क्या होता है। माइट बी एब्जॉर्ब्ड कैसे, बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड रेट। जैसे ही एब्जॉर्ब की बात आएगी हमें ओएआर याद आ जाएगा। ओएआर का मतलब प्री डिटरमिन्ड रेट है, और प्री डिटरमिन्ड रेट का फॉर्मूला क्या है, बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है, भूलनी नहीं है, इसलिए आगे बहुत जगहों पे काम आना है। OAR को प्लीज नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर आर बेसिस पे, मशीन आर बेसिस पे, यूनिट प्रोडक्शन बेसिस पे, या कोई और सुटेबल बेसिस पे। कोई भी बेस हो सकती है ना। बजटेड बेस लेनी है, बजटेड आर्स, बजटेड यूनिट्स, कोई बजटेड प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज वगैरह। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइट आल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन जॉब। जो कोई भी एक परसेंटेज दे देगा, कोई मसला नहीं। तो यानी कि अभी तक क्या नजर आया कि मैक्सिमम वो क्या करेगा, मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर लेगा, अदरवाइज यही है कॉस्ट की, ठीक है, मैक्सिमम मैथमेटिक्स को करेगा। तो मालूम क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल नहीं होगी, बल्कि मैथमेटिक्स मुश्किल होने जा रहा होगा इसमें मैक्सिमम। वो भी उस सूरत में अगर हमने वो परसेंटेजेस वाले कैलकुलेशंस को अच्छा नहीं सीखा होगा, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, सीखना है।